सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान जीत रहा है। मुश्किलात और कशीदगी के बावजूद भारत के पास पाकिस्तान की क़यादत को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। 2024 की शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस में भारत के वजीर खारजा जयशंकर पहली बार पाकिस्तान में कदम रखेंगे। ये सिर्फ एक सिफारती दौरा नहीं है, ये एक अहम तब्दीली है। 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद एक बड़ी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा, जिसमें चीनी वज़ीर आज़म इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये 11 साल में किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ आलमी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अपने खित्ते और आलमी सतह पर क़यादत का इजहार करने का एक प्लेटफॉर्म है। शंघाई ताउन तंजीम SCO कोई आम इलाकाई इत्तेहाद नहीं है, ये नेटो जैसे मगरबी ताकतों के ढांचे के खिलाफ एक तवाज़ुन है। भारत और पाकिस्तान जो 2017 में इस ग्रुप में शामिल हुए हरीफ हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इस लम्हे वो एक ही मेज़ पर होंगे। जी हाँ, वो एक मेज़ पर बैठेंगे जहां पाकिस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है। भारत ने गुज़िश्ता साल SCO की सदारत की और अब 2024 में ये पाकिस्तान का मौका है। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान को क़यादत के ओहदे पर बिठाती है, जहां वो इलाकाई सलामती, इक़्तिसादी ताउन और जोग्राफियाई हिकमत अमली पर बातचीत करेगा। SJ शंकर का ये दौरा एक दिहाई में पाकिस्तान का एक आला सतह भारतीय दौरा है और ये कोई मामूली बात नहीं है। इन दोनों एटमी हमसायों के दरमियान कई दिहाइयों से कशीदगी के तनाजुर में ये सिर्फ एक सिफारती रस्म व रिवाज नहीं है, ये पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत का एतराफ़ है। शंघाई ताउन तंजीम जो 2001 में चीन, रूस और 4 वस्ती एशियाई ममालिक ने बनाई थी, अब एक अहम फोरम बन चुकी है, जहां जनूबी एशिया के एटमी ताकतें ताउन में मजबूर हैं। अगरचे वो नापसंदीदगी के साथ ही सही, लेकिन ज़ाहिर है ये कोई एक इत्तफाक नहीं है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत जो उसे जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान पुल की तरह जोड़ती है, उसे एक नाकाबिले इनकार स्ट्रेटेजिक फ़ायदा भी फराहम करती है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम मंसूबा है, पाकिस्तान के किरदार को तिजारती और तवानाई की राहदारी के तौर पर मज़ीद मुस्तहकम करता है। SCO जो इब्तिदा में सिक्योरिटी पर मरकूज़ था, अब इक़्तिसादी और बुनियादी ढांचों के तामुन के शोबे में भी फैल चुका है। ऐसे मैदान में जहां पाकिस्तान के पास बहुत कुछ पेश करने के लिए है, और यहां दिलचस्प अमर ये भी है कि जब भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं, एक ऐसे वक्त में ख़ास तौर पर कश्मीर के मामले पर जयशंकर की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि SCO के दायरे में पाकिस्तान की सिफारती क़यादत को कबूल किया जा चुका है। ये एक पैगाम है कि तारीख़ी दुश्मनियों या जारी तनाज़ात के बावजूद इलाकाई ताउन की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के लिए भी इस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ है। ये सरबराही कॉन्फ्रेंस सिर्फ इलाकाई ताकतों की मुलाकात नहीं, ये पाकिस्तान के लिए आलमी जुनूब में अपने किरदार को दोबारा मुतय्यन करने का एक सुनहरी मौका भी है। दुनिया बदल रही है, मगरब अपने जोग्राफियाई चैलेंजेस में मगन है, जबकि एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के ममालिक जो आलमी जो जुनूब की नुमाइंदगी करते हैं, उभर रहे हैं। पाकिस्तान SCO के ज़रिए चीन और रूस जैसे उभरते हुए ताकतों के साथ अपनी सबबंदी कर रहा है, रिवायती मगरबी मरकज़ियत से आगे बढ़ते हुए। जैसे जैसे SCO की सरबराही कॉन्फ्रेंस करीब आ रही है, तमाम नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। ये सिर्फ एक सिफारती तकरीब नहीं है, ये पाकिस्तान के चमकने का लम्हा है। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान की हैसियत को इलाकाई और आलमी सिफारतकारी में अहम खिलाड़ी के तौर पर दोबारा साबित करती है, और भारत के आला तरीन सिफारतकार के सरहद अबूर करने के साथ ये पैगाम वाज़ेह है, पाकिस्तान क़यादत के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। SCO पर करने के लिए आज हमने दावत दी। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर मसूद खालिद साहब मौजूद हैं।
जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि इस SCO के बाद पाकिस्तान किस जानिब गामजन होने जा रहा है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। सर, मैं बड़ा सिंपल आपके सामने सवाल रखता हूं कि मुझे ये बताइएगा कि एक क्रिटिकल टाइम में, जिसका भी मैंने हवाला भी दिया है, जब पाकिस्तान को इकनॉमिक क्राइसिस था, पाकिस्तान अब उससे माशाल्लाह निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पाकिस्तान के सामने फॉरेन पॉलिसी के जो चैलेंजेस थे, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान उससे निकल रहा है। ऐसे वक्त में SCO का होस्ट होना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या इम्पैक्ट डालेगा या खबर बनाएगा? शुक्रिया बाजी साहब। देखिए, पाकिस्तान के लिए पहली बात तो ये है कि बड़ी एजाज़ की बात है कि 10 ममालिक के जो सरबराहान हैं, वज़राए आज़म हैं या जो कुलीदी उनके अहदेदार हैं, वो यहाँ पर होंगे और पाकिस्तान की मेज़बानी करेगा। ये मेरा ख्याल है 2017 में हमने एक समिट होस्ट की थी, ECO समिट। उसके बाद ये आप देख लीजिए कि 7 साल के बाद अब SCO की समिट हो रही है। आपने सही कहा, जो कोशिशें की गई पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने की और आइसोलेट करने की हिंदुस्तान की तरफ से, वो तो नाकाम हो गई हैं। अब ये यानी कि जो SCO के मेंबर ममालिक हैं वो पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं। और देखिए, जनूबी एशिया में, साउथ एशिया में पाकिस्तान जो है भारत के बाद दूसरा बड़ा अहम मुल्क है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको तो किसी सूरत भी नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी ताकत हो, बड़ी से बड़ी ताकत हो, हमारा पड़ोसी हो, रीजनल पावर हो, वो पाकिस्तान की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और आपने खुद अपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान एक कॉन्फ्लुएंस पे है, यानी कि वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ग्रेटर यूरेशियन रीजन, तो हम दरमियान में हैं। उस लिहाज से जोग्राफी के लिहाज से भी हमारी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तीसरी एलिमेंट जो इसमें, जिसका मेरा ख्याल जिक्र करना ज़रूरी है, कि CPEC जब से शुरू हुआ है तो पाकिस्तान का रीजनल और इंटरनेशनल प्रोफाइल जो है वो बड़ा है। देखिए, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इसमें तकरीबन 40% जो मेंबर्स हैं वो लैंड लॉक हैं और वो ये चाहते हैं कनेक्टिविटी के लिए, ट्रेड के लिए, बाहर की दुनिया से रवाबत बढ़ाने के लिए वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो पाकिस्तानी पोर्ट्स को देखते हैं, वो ओवरलैंड रूट्स की तरफ देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा सुनहरी मौका है कि हम अपनी जोग्राफी को और इस नए पैराडाइम को लेवरेज करें। और वैसे भी अब हम फोकस कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स जो है शुड बी द पिवट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। जाहिर बात है कि अगर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सही ना हो या कंड्यूसिव ना हो तो वो जियो इकोनॉमिक्स आगे नहीं चल सकती। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश ये है, और मेरे ख्याल ये बाहिमी कोशिश है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की भी और मेंबर स्टेट्स की भी, कि हम रीजनल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ें, रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ें, कनेक्टिविटी बढ़ाएं, ट्रेड बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, पीपल टू पीपल बॉन्डिंग बढ़ाएं, फाइनेंशियल कोऑपरेशन बढ़ाएं, एनवायरनमेंट का जो इशू है क्लाइमेट चेंज का, जो कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनता जा रहा है, चैलेंज बनता जा रहा है, उस पर फोकस करें। तो इस लिहाज से पाकिस्तान, आपने सही कहा कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि इन सारे इश्यूज पे लीडरशिप रोल प्ले करे और जो यानी कि इस पे एक जहनी हम आहंगी है SCO मेंबर्स के दरमियान के रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। सो पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और जिस तरह आपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीजन में लाने की बात की, उसमें एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का रोल है। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि 3 एटॉमिक पावर्स भी इसके अंदर पार्ट लेंगी, पार्टिसिपेशन है उनकी, ये कितना इम्पॉर्टेंट है? फिर चाइनीज़ प्रीमियर का 11 साल के बाद यहाँ पर आना, इससे इंटरनेशनल यानी वेस्ट को भी क्या पैगाम जाएगा, इस पर भी ज़रा बताइएगा। और फिर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का आना, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि उनको आना पड़ रहा है और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो होस्ट कर रहा है, जो वहाँ पर जयशंकर वजारतें देते हुए आ रहे हैं कि मैं तो सिर्फ SCO अटेंड करने जा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली दोनों मुल्कों में फिर इसके ऊपर बात तो होती है। तो पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्ट इंडिया रीजन में आप अपने आप को बनवा गया है कि लीड कर सके। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जयशंकर साहब का दौरा है वो एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, मल्टीलैटरल फोरम है उस कॉन्टेक्स्ट में, और उन्होंने ये क्लियर भी कर दिया कि हम कोई बायलैटरल इश्यूज पे बात नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। अब देखना है कि बात होती है कि नहीं होती, वो तो बात की बात है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमें सामने रखना चाहिए। तो उस तनाजुर में
हमें बहुत ज़्यादा कोई तवक्कुआत नहीं होने चाहिए कि ये कोई जो है विजिट जयशंकर साहब का विल लीड टू सम काइंड ऑफ आइस ब्रेकिंग। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इश्यूज हैं जिसमें कश्मीर का मसला सर फहरिस्त है, वो थॉर्नी इश्यूज हैं, वो एक मीटिंग में हल नहीं हो सकते। या लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि हम फर्ज करें कि अगर कोई साइड लाइन्स पे मीटिंग हो जाती है तो ये यानी कि एक बहुत खुश आइंद बात होगी और दुनिया इसको वेलकम करेगी कि जो दो राइवल्स हैं कम से कम वो बैठ के बात कर रहे हैं और इसको आगे की तरफ ले जाने का सोचें। लेकिन मुझे कोई इतनी तवक्को नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप बैनुल अक़वामी सूरत हाल देखें और रीजनल हमारी एनवायरनमेंट देखें तो एक नया ये समझे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टेस्ट कंपटीशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना और रूस चीन और अमेरिका का कंपटीशन है या राइवलरी है, और अमेरिका और रूस की जो राइवलरी है या कंपटीशन है उसमें चीन और रूस जो हैं उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बना ली उस डबल कंटेनमेंट स्ट्रेटजी के खिलाफ जो कि अमेरिका परसू कर रहा है। उसका जो फॉल आउट है वो हमारे रीजन पे भी आ रहा है। तो ये जो एससीओ है ये आपको पता है कि ये जब बनाई गई थी तो उस वक्त इसका पूरा यानी कि जो प्राइमरी फोकस था वो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म था। उसकी वजह ये थी कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, एक कैओस फैल गया था। उसके बाद सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, चीन, रूस, उनका बहुत बड़ा कंसर्न था कि उनके अंदरूनी हालात ख़राब ना हो इस मिलिटेंसी की वजह से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो सिक्योरिटी अभी भी बड़ा टॉप प्रायोरिटी आइटम है एससीओ का। लेकिन साथ साथ जैसे आपने भी कहा कि अब ये एससीओ जो है इक़्तिसादी ताउन और मुआशी ताउन के डोमेन में जो है वो चली गई और इसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, ब्लूप्रिंट्स बने हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो गए। तो ये अब एक नई आर्क हमारे रीजन में बन रही है, एक नया आर्किटेक्चर जो है वो इवॉल्व हो रहा है जो कि सिक्योरिटी ड्रिवन भी है, जो कि इकोनॉमिक ड्रिवन भी है और जो मैं कहूँगा पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ड्रिवन भी है। उधर अगर आप देखें एक इंटरफेस जो इसका बनता है, रूस जो है वो लीड कर रहा है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को और चीन जो लीड कर रहा है वो BRI को लीड कर रहा है और पाकिस्तान उसके बीच में BRI का हिस्सा है सीपैक के नाते। तो पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा यानी कि एक इम्पॉर्टेंट जो है अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है कि पाकिस्तान BRI से भी इंटरफेस करे, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से भी इंटरफेस करे और ट्रेड बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, कमर्शियल कोऑपरेशन बढ़ाए, पीपल टू पीपल बॉन्डिंग बढ़ाए। तो ये एक नई पैराडाइम, एक नई जो है ना एक नया सिनारियो इस रीजन में डेवलप हो रहा है जिसमें पाकिस्तान को अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा और अपनी जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, इंटरनल कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम इन तमाम नए मौक़ों से जो पैदा हो रहे अपॉर्चुनिटी से उससे पूरा फायदा उठा सके। मैंने आज से 10 साल पहले ये नहीं देखा था कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स या रूस जो हैं वो पाकिस्तान में अब इतना इंटरेस्ट लें कि पाकिस्तान की बंदरगाहों की तरफ देखें, क्योंकि अब उनको समझ आ गई है कि सीपैक की वजह से भी पाकिस्तान जो है वो आगे जा रहा है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो हम क्यों ना फायदा उठाएं, तो पाकिस्तान भी इसी तरह उनसे फायदा उठाए। राइट, थैंक यू सो मच साहब अपना वक्त देने के लिए। बता रहे थे कि एक न्यू पैराडाइम है और पाकिस्तान को जो है वो चाइना और रशिया दोनों से फ़ायदा उठाना है, पाकिस्तान को भी रशिया से, रशिया को भी पाकिस्तान से फ़ायदा उठाना है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हक़ में ये एससीओ जो है वो बहुत बेहतर साबित हो और कंसिस्टेंसी के साथ जो है पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के जब बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ इसी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एक आला सतह सऊदी वफ्द जिसकी क़यादत सऊदी अरब के सरमायाकारी के वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालिह कर रहे हैं, बुध को इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ये वफ्द 3 रोज़ा दौरे पर है जिसका मकसद $2 अरब की कारोबारी सरमायाकारी के प्रपोजल्स को हतमी शक्ल देना है। इस वफ्द में तवानाई, मादनियात, ज़राअत, कारोबार, सयाहत, सनत और मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदे शामिल हैं। इस अहम इशू पर हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे फ़हीम अल हामिद साहब जो एक्सपर्ट हैं ऑन पाक सऊदी रिलेशनशिप। फ़हीम अल हामिद साहब, कैन यू हियर मी?
Yes, brother Adil, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you very much for joining us. On his ongoing visit, Pakistan, the first big news that has come out is that Sheikh Khalid bin Abdul Aziz Al Faleh confirmed that Gulf state Manara Minerals especially will invest $1 billion into Reko Diq mining project in Balochistan. How do you see these developments? First of all, Adil brother, मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ for joining Paul. Thank you so much. In fact, I know you can speak Urdu, but I will not push you to speak Urdu because keeping few things in the mind. It's up to you if you wanna talk in Urdu. I'll be so happy to talk to you in Urdu. Well, आपकी बहुत नवाज़िश, शुक्रिया. Speaking in Urdu, it's my privilege, but as you know, speaking in Urdu and intellectual Urdu needs a lot of, a vocabulary which I am missing. Isliye, I am sorry, I cannot proceed with such lovely Urdu which you are speaking. Yeah, as you feel comfortable, please go ahead. Brother Adil, when we speak about a very high-profile visit with such a big businessman and entourage of different, business industry, we are speaking about enhancing the Saudi-backed investment strategic partnership, which is, time-tested. And today, Saudi Arabia has proved that, Pakistan is our strategic partner, and we should move forward towards exploring, enhancing, and going for an execution for such a big projects as you mentioned. Pakistan has a lot of, resources, a lot of energy, a lot of windows of opportunity. I assume that with such high-profile visit, Brother Adil, बहुत बेहतरीन opportunity is available, and you can see the outcome of this 3 visits, which will be resulted in huge investment opportunity, which will enhance this strategic relation. Yes, you are absolutely right. I agree with you. If may I ask, Saudi in the past played key role in helping Pakistan get out of FATF grey list, and current rollovers and commitments were key to accessing the IMF's EFF bailout package. How do you see this bilateral relationship? Well, Saudi Arabia is very much keen that, Pakistan should be a stable country. So stability, Brother Amir, ka matlab is more security, more investment. With the current system, stability in Pakistan, I can see huge opportunity is emerging with both leadership, determination, and willingness to move forward this relationship to another mileage where both countries can benefit of each other resources and move on for the prosperity and stability and the well-being of its nation. You're absolutely spot on. We are witnessing Middle East crisis escalating, and of course, if the war spreads, both Saudi Arabia and Pakistan will become party in this crisis. How do you see these developments in the region? Saudi Arabia from day one, they played. It has played a very positive role in the ceasefire in the Palestinian territory, especially in Gaza. Saudi Arabia has put a lot of effort for the 2-state solution, not only in
the GCC countries or Arab League or OIC, you have witnessed Saudi Arabia's speech in the United Nations recently. So I can assure you Saudi Arabia and Pakistan can play a very positive role in having a Palestinian state, which is the only solution. Saudi Arabia has said time and again, without establishing a Palestinian state, there won't be any peace in the region. So let's discuss the core issues. If we solve the core issue and go back to the legitimacy and United Nations resolution, this is the only way to solve this problem. The problem in Middle East that there is a certain faction who are thinking that they can bring peace. Peace can only brought to the Middle East and the Palestinian issue through the legitimacy, through the legitimate, stakeholders, through the United Nations, through, the OIC countries. Unilateral move will not help Brother Adil in any solution. So, I still remember last year you also visited with a delegation which wanted to invest in IT sector. What happened of that visit? Is there any development in that matter yet? Well, that sector has been expanded now with the Ministry of IT, Saudi Ministry of IT, and the counterpart in Pakistan, and they are moving in a larger scale to improve the both IT sector. As you know, there is the Pakistan now. A very big hub is emerging in Lahore, right? The IT corridor, something like that. So I think that is one of the big, window of opportunity, and I believe that with such a high-profile delegation in Pakistan, there will be a certain team who are specialized in the IT, okay. And we hope that in this sector there will be a lot of development. Brother Fahim Al Hamid, thank you so much for giving your precious time. Ahmed एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं पाक सऊदी रिलेशनशिप पर, और वो बता रहे थे कि इस सऊदी डेलीगेशन के आने से पाकिस्तान सऊदीया के ताल्लुकात किस तरह मज़ीद मुस्तहकम होंगे। आपको यहाँ पर एक ब्रेक के बाद बताएंगे कि मईशत की और SCO की इनेकात से क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है आफ्टर दिस ब्रेक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आजकल खासे पुरएतमाद नज़र आते हैं, और क्यों ना। महीनों की मुआशी बदहाली और मुसलसल बहरानों के बाद पाकिस्तान में एक हद तक मुआशी इस्तेहकाम बहाल होता दिखाई दे रहा है। ये यकीनन एक इत्मीनान की बात है, लेकिन क्या वाकई तूफ़ान गुजर चुका है? हालिया दिनों में कुछ मज़बत पेशरफ्त हुई हैं। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रखा। IMF की सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात की हैं, जिससे मईशत में बेहतरी आई है, जिससे पैदावार का ग्राफ ऊपर की जानिब अब जा रहा है, जबकि अफरात ज़र नीचे आ रही है, यानी इन्फ्लेशन, और मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर अब गामजन हो चुकी है। मज़ीद ये कि दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को रवां हफ्ते $3.2 अरब के कर्जे देने का वादा किया गया है, जिसमें सऊदीया की जानिब से $1.2 अरब की ऑयल फैसिलिटी भी शामिल है। इसी दौरान एक आला सतह का सऊदी वफ़द पाकिस्तान का दौरा भी कर रहा है, जहां $2 अरब की इन्वेस्टमेंट के मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र सितंबर 2024 में $2.85 अरब तक पहुंच गई हैं, जिससे माली साल 2024-25 की पहली सहमाही में फर्स्ट क्वार्टर में मजमूई तरसीलात रिकॉर्ड $8.8 अरब हो गई हैं।
ये जो रेमिटेंसेस हैं इससे रुपी को एक स्टेबिलिटी मिलती है, ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर करने और मुल्क के इम्पोर्ट्स पर मुनहसर मुआशी ढांचे को सहारा देने में ये एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 महीनों में IMF के 3 साला प्रोग्राम से ज़ायद डॉलर पाकिस्तान भेजे हैं जो पाकिस्तान में आ चुके हैं। अब बात हमें कुछ ज़रा करनी है स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज की तरफ अगर देखें, जिसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 100 इंडेक्स ने 86,000 पॉइंट्स की तारीखी हद भी अबूर कर ली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस ज़बरदस्त सारी सिचुएशन की जो वजूहात हैं जो हम इस वक्त देख रहे हैं, जैसे कि महंगाई, शरह सूद में जो मुतवक्के कमी है और IMF प्रोग्राम के बाद गैर मुल्की सरमायाकारी के और मौके खुलते हैं। शरह सूद की बात करें अगर तो स्टेट बैंक ने हाल ही में शरह सूद को 19.5% से कम करके 17.5% कर दिया है, जिससे कारोबार और आवाम को कुछ रिलीफ मिला है। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह कहा कि शरह सूद में मज़ीद कमी भी की जाएगी, इसकी तरफ भी वो इंडिकेट कर रहे हैं। IT एक्सपोर्ट्स हमारी बड़ी हैं, तरसीलात ज़र और IT एक्सपोर्ट्स में भी मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की जो माशी तरक्की के तखमीने को बढ़ाकर 2.8% यानी जो ग्रोथ है उसको 2.8% कर दिया है, जब जो कि पहले 2.3% थी। आवाम के लिए जो इसमें सबसे खुशाइन खबर है वो ये है कि महंगाई जो कभी 32% की बुलंद तरीन सतह पर थी, अब कम होकर 6.9% पर आ चुकी है, यानी सिंगल डिजिट के ऊपर ये आ चुकी है। ये कमी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे का सबब बनता था। अब देखना है कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट यानी नीचे इम्पैक्ट हमें उसका दिखाई देता है या नहीं। एक अहम कदम है कि हुकूमत ने 5 पावर प्रोड्यूसर्स के साथ मुआहदे जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं और इस फैसले से सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए बचत होगी, जबकि कौमी ख़जाने को 411 अरब रुपए बचत होगी। और ये इक़दाम आवाम को महंगी बिजली के बोझ से निजात देने और मईशत की गैर फ़ाली को दूर करने में संजीदा कोशिशों की अक्कासी है। और ज़ाहिर है जो लोग जिन्होंने जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और मुल्क के लिए एक तरह से कुर्बानी दी है कि वो जो है हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार हो गए। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुकूमत ने कुछ हासिल किया है, ज़ाहिर है हासिल किया है, फिगर्स नंबर्स बेटर होते जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि क्या ये बहरान ख़त्म हो चुका है या अभी हमारे सामने एक दुश्वार गुजार रास्ता बाकी है। आगे का क्या लाएअमल होगा, इन तमाम मामलात पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ में मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। अब थैंक यू सो मच खुर्रम साहब फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि क्या इकनॉमिक फ्रंट पर हम अब बेटर पोजीशन में आ गए हैं, क्या कि ये कहना दुरुस्त होगा? जी बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें स्टेबिलिटी तो हमने अचीव कर ली है, जो काफ़ी टाइम से जो है हमें बड़ा इसका एक प्रॉब्लम था। खासकर लास्ट ईयर अगर आप देखें तो लास्ट ईयर जून तक के अगर आप अशारिये देखें तो काफ़ी ख़तरनाक हो गए थे। और उसमें सबसे बड़ा अशारिया जो होता है वो बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व्स का होता है कि आपके पास कितने डॉलर्स हैं आपके किटी में कि आप उसके बरक्स कितना जो है कर्जा वापस कर सकते हैं, यानी कि बैरूनी कर्जा खास तौर पर, हम तो अंदरूनी की भी बात नहीं करें, तो बैरूनी कर्जा कितना वापस कर सकते हैं कि आपके पास डॉलर्स हैं किटी में और कितना आप इकॉनमी को चला सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल में हमारे पास कोई 20-22 दिन के रिजर्व्स रह गए थे, तो अब जो है इम्प्रूव होके 2-2.25 महीने पे पहुंच गए हैं, जो कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और ये रिजर्व्स का जो नंबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि वो बताता है कि कितने आप स्टेबल हैं और कितना ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं या रिस्क ले सकते हैं, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने होते हैं अगर आप रिजर्व्स को इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते या बढ़ाते हैं, और उसका इम्पैक्ट आपकी महंगाई पे क्या आता है, आपके सूद पे क्या आता है। तो ये रिजर्व का नंबर होता है किसी कंट्री का। ये खुर्रम साहब मुझे बताइएगा, थोड़ा सा आई थिंक आपकी ऑडियो का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, मुझे ज़रा ये बताइएगा ये जो फॉरेन रेमिटेंसेस में इंक्रीज़ आया, ये आपके ख्याल में किन स्टेप्स की वजह से आया होगा, ये किस तरह इंक्रीज़ आया? देखिए जो रेमिटेंस में इंक्रीज आया है इसमें 2-3 वजह है। एक तो ये कि आपका रुपया स्टेबल है, और जो आपको पहले रेमिटेंस जो आ रही थी वो उसकी वजह ये थी कि आपके यहाँ जो करेंसी का ओपन मार्केट का और इंटर बैंक मार्केट का जो बैंकिंग रेट होते हैं और जो ओपन मार्केट में रेट चलते हैं, और फिर तीसरा रेट भी चल रहा था हवाला मंडी का, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि लोगों को
10 से 15 रुपए 20 रुपए तक जो ग्रे मार्केट थी वहां पे इंसेंटिव था पैसे भेजने का बाहर से। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया से ये जो जीसीसी कंट्रीज है जिसमें हमारे पाकिस्तानी स्पैक्स जो है वो हैं, वहां से पैसा भेजते हैं अपनी अपनी जो इनकम है उसका। वो बेसिकली अगर उनको डॉलर यहाँ पे 280 का मिल रहा था, यानी कि 280 रुपए मिल रहे थे डॉलर के अगेंस्ट, तो वो जो ब्लैक मार्केट है उसके अंदर 300 का मिल रहा था, 320 का मिल रहा था। अब वो जो ब्लैक मार्केट है उस पर कंट्रोल किया गया है और खासकर जो ये ओपन मार्केट है इसको बड़ा रेगुलराइज किया गया है। स्टेट बैंक की बहुत काविश है, हमारी जो फोर्सेस हैं उनका बड़ा इसमें रोल है कि स्मगलिंग को उन्होंने जो कंटेन किया है और डॉलर को खास तौर पे जो है वो कंटेन किया है। उसकी वजह से हुआ ये कि अब आपको जो इंसेंटिव था एक्स्ट्रा ग्रे मार्केट का, ब्लैक मार्केट का, वो नहीं मिल रहा। और रेमिटेंस के लिए स्टेट बैंक हमेशा काम करता रहता है कि नए नए इंसेंटिव दे बैंकों के थ्रू। और अब तो एक और नया बड़ा अच्छी डेवलपमेंट होने जा रही है, रास्त आपने नाम सुना होगा, जो मोबाइल के थ्रू आप आईडी कार्ड है, रास्त के थ्रू आप अब तो इंटरनेशनल रेमिटेंस की अब ये होने जा रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि किसी बाहर बैंक से आप यहाँ पे डायरेक्टली आपका अगर बैंक अकाउंट है तो और आप तो फोन नंबर है तो आप डायरेक्टली वहां से मैसेज कर सकते हैं। यानी कि हमारा एक्सपर्ट जो वहाँ पे लेबर है कोई पता नहीं है, वो आगे से पैसा भेजना चाहता है तो यहाँ पे सिर्फ मैसेज करेगा और रास्त के थ्रू वो फ्लोट डाउन होगा, विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स आपको पैसा जो है यहाँ पे मिल सकता है। तो ये देखिए ये एफिशिएंसी है जिससे स्टेट बैंक ने बहुत काम किया है, हमारे बैंकिंग सेक्टर ने बहुत काम किया है इस पे, और अब जाके वो रियलिटी में तब्दील हो रहा है। तो ये बताइए ये जो सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है और $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये अगर मटेरियलाइज तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इनकी दो बड़ी नीड्स हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की दो बड़ी नीड्स हैं। एक तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है, और दूसरे एंड पे फूड सिक्योरिटी जो है वो पूरे रीजन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू चाइना आप देखें, फूड सिक्योरिटी जो है ना वो इस बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा राइफ है कि हमने उसको सही से टैप नहीं किया। तो देखें वो चीजें, वो जगहें, जो वो सेक्टर्स जिसमें हमें लगता है बहुत पोटेंशियल है, हमारी अपनी पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा फायदा होगा, हमारे अपने कंट्री का फायदा होगा, और हमारे नेबर कंट्रीज का भी, पार्टनर कंट्रीज का भी फायदा हो सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो सऊदी अरेबिया इस चीज को आई कर रहा है, और सऊदी अरेबिया ने तो आपको पता है कंपनी दी है, सब कुछ किया, या हमारे एंड से जो है वो चीजें होनी है। और मेरे ख्याल में अब 6-8 महीने साल की काविशों के बाद अब वो वक्त आया है कि जिस पे हम कुछ ना कुछ डील करें और आगे बढ़े। और तीसरा सेक्टर बहुत बड़े आईटी सेक्टर है, आईटी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, और फिर चौथा मैंने कहा कि जो एनर्जी सेक्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 एरियाज ऐसे हैं जिसमें सऊदी का भी इंटरेस्ट है, हमारा भी इंटरेस्ट है, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आ सकता है आने वाले दिनों में। पिछले साल आईटी सेक्टर का भी एक डेलीगेशन मिनिस्ट्रियल लेवल पर यहाँ विजिट हो चुका। पिछले साल सऊदीया की तरफ से आईटी सेक्टर के लिए भी यहाँ पर कुछ विजिट्स हुए जिसके ऊपर काम हुआ, और अब जिन सेक्टर्स का आप हवाला दे रहे हैं डेफिनेटली बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुझे ये बताइए कि एनर्जी सेक्टर की अगर बात करें, ये जो हुकूमत की जानिब से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, फिर कुछ IPPs ने ताउन किया और उन्होंने जो है वो अपना प्रॉफिट्स को, अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए स्टेट के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। ये 60 बिलियन रुपीस जिसकी कह रही है हुकूमत बचत होगी और फिर स्टेट को अलग बचत होगी, तो क्या ये आपको पास ऑन होते हुए आवाम को रिलीफ नज़र आ रहा है? ये पास ऑन भी होगा? देखिए, जब IPPs के प्राइसेस में इजाफा होता है, एनर्जी कॉस्ट में इजाफा होता है, तो पास ऑन कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में जब IPPs के साथ निगोशिएशंस हो रही हैं और उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस हो सकती हैं और उसका इम्पैक्ट प्राइस पे पड़ सकता है, तो बिल्कुल कमी पास ऑन की जाएगी। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है रिनेगोशिएट किया जा रहा है या इसकी कोशिश हो रही है। तो मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आम आवाम पे आएगा। मेरे ख्याल में जो टैक्स का हिस्सा है काफ़ी बड़ा है, उसको देखा जा सकता है और उसकी वजह से प्राइसेस में कमी की जा हो सकती है। और अच्छी बात ये कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है इंटरनेशनली, हमारा रुपया स्टेबल है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है एनर्जी कॉस्ट पे गोइंग फॉरवर्ड, जो बिजनेसेस के लिए भी बेनिफिट हो सकता है बिसाइड्स हाउस होल्ड्स। अच्छा, ये बताइएगा, जो IMF की रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने कुछ गलतियां की थी पॉलिसीज़ के अंदर, और नए कर्ज में प्रोग्राम में जो है वो कामयाब अगर उन्हें अमल दरामद करना है उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनानी होंगी। उन्होंने टैक्स नेट की तौसीक़ का जिक्र किया। हम मज़ीद कितने टैक्स लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ GDP ग्रोथ जैसे मतलब इस GDP ग्रोथ कैसे हम अचीव करेंगे इस सारे प्रोसेस में? देखिए, जो गलती की बात है वो बिल्कुल सही है, टैक्सेस सही जगह नहीं लगे, और मेरा ख्याल अब जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है
उसको बहुत ज़्यादा टैक्स किया जा सकता है। नए टैक्स पे ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कंप्लायंस इन्फोर्समेंट बेहतर की जा सकती है, और उसके अलावा जो है लैंड पे, प्रॉपर्टी पे, इन पे टैक्सेस में बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट की जा सकती है, बेहतरी की जा सकती है। रिटेल सेक्टर, होलसेल एंड ट्रेड सेक्टर है, पूरा आपको पता है बहुत ज़्यादा अंडर टैक्स है। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली जो है अंडर टैक्स है, और 1% ऑफ GDP भी नहीं होता है। ये दोनों सेक्टर अगर मिला लें, और रिमेनिंग जो है वो 98%, 99% GDP देते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरे सेक्टर्स देखें तो इसलिए मेरे ख्याल में टैक्सेस में इजाफा एग्जिस्टिंग टैक्सेस से नहीं हो सकता। एडिशंस हो सकते हैं, जो नेट है बढ़ाया जा सकता है, और कंप्लायंस इन्फोर्समेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कि आप टैक्स बढ़ा तो देते हैं, लेकिन आप कैसे उसको कलेक्ट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए FBR के रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, और जो हो रहे हैं मेरे ख्याल में। और साथ साथ जो है आगे जाते हुए ग्रोथ की जब आप बात करते हैं, तो ये जो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, टैक्स में ऐसा ऐसा जो है वो इजाफा होता है थ्रू टैक्सिंग अनटैक्स सेक्टर्स, या कलेक्शन में उनकी बेहतरी आती है। और तीसरी चीज़ आपकी एनर्जी कॉस्ट ऐसा ऐसा उसमें कमी होती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो है ना वो जो आपका पूरा एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ में इजाफा हो सकता है। मेरे ख्याल में ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं 3-3.5% से ऊपर भी अचीव कर सकते हैं। ऑयल प्राइसेस जो है $60 जैसे। और आप इंटरेस्ट रेट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना कम हो सकता है? इंटरेस्ट रेट देखिए इन्फ्लेशन के साथ है, और इन्फ्लेशन क्योंकि उसकी पेस स्लो डाउन हुई है, जो पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, और 6-6.5%, 7% की इन्फ्लेशन रहती है, या 9% की इन्फ्लेशन रहती है। तो इंटरेस्ट रेट्स मेरे ख्याल में 13 या 14% के अराउंड जो है वो हो सकते हैं अगले साल। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुनाइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।